हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप का। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि टेलीस्कोप क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर और क्वेश्चन किस तरह से इसके ऊपर आते हैं, सब कुछ इन डिटेल आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन शायद इसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। टेलीस्कोप, आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेलीस्कोप डेफिनेशन लिखते हैं और हम समझना शुरू करते हैं कि टेलीस्कोप होता क्या है। लिखो, इट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही। इट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच help to see distant object clearly. Distant object clearly. ठीक है, तो टेलीस्कोप ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप मतलब कि टेलीस्कोप की हमको एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ी एक ऐसा फालतू क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या है। अब दूर के ऑब्जेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप क्यों नहीं यूज़ कर सकते और क्यों हम उसके लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो होता है उसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे टेलीस्कोप क्या करता है, तो यहाँ पर टेलीस्कोप जो बताओ टेलीस्कोप क्या करता है। तो यहाँ पर टेलीस्कोप करता है ब्रिंग्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नियरर टू आई, नियरर टू आई। यही मेन डिफरेंस है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, तो जो माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप जनरली छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है। तो माइक्रोस्कोप करता क्या है, ऑब्जेक्ट की बड़ी, मतलब ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, ठीक है, उसकी बड़ी इमेज बनाता है। लेकिन टेलीस्कोप का काम ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप क्या करेगा, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जस्ट अपने आके एक नज़दीक एक उसका इमेज बना देता है। ठीक है, अब भाई उतनी बड़ी इमेज तो बना नहीं सकता, तो खाली इसका काम क्या है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को अपने आके वो नज़दीक दिखाता है। वो ऑब्जेक्ट को रियली मैग्नीफाई नहीं करता। माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नज़दीक नहीं लाता, वो मैग्नीफाई करता है। लेकिन टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला के रखता है। अब हमको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना आके नज़दीक होती है उतना हमको बड़ी दिखती है। ठीक है, बाकी एक्चुअली में बड़ा नहीं करता, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को दूर से नज़दीक ले आता है और हमको नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो है बड़ी दिखती हैं। बस सिंपल इतना सा काम है टेलीस्कोप का। हाँ, वो बाकी वो जो मेन डिफरेंस वो तो होते ही कि भाई माइक्रोस्कोप जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है, टेलीस्कोप जो है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। ठीक है, या ये कौन से ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है माइक्रोस्कोप। और ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, दूर ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि अपने आँख से बहुत दूर होते हैं, डिस्टेंट एंड लार्जर ऑब्जेक्ट्स। ये जनरली टेलीस्कोप का काम होता है। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बेसिक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों में ऑब्जेक्टिव आईपीस दोनों में होता है। आपने अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की थी, तो सेम इसके अंदर भी ये प्रोसीजर होता है। ये जो क्वेश्चन है IIT JEE में आ चुका है कि टेलीस्कोप के एक्चुअली में काम क्या होता है। टेलीस्कोप जो है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं करता, बस खाली दूर के ऑब्जेक्ट को वो नज़दीक ला के रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ, जैसे क्वेश्चन आया, जैसे आप स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है IIT JEE में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि आज पढ़ने वाला है उसका काम क्या होता है। तो उसका जो देखो मतलब क्या पे ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला के रखता है। देखो मैग्नीफिकेशन हमको दिया गया है, मैग्नीफिकेशन हमको 20 दिया गया है, तो एक्चुअली करेगा क्या कि 20 टाइम नियरर ला रहा है कि मतलब कि उसको 20 टाइम को मैग्नीफाई कर रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा
20 टाइम्स नियरर। ठीक है, अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर मैग्निफिकेशन दिया गया है, बोल रहे हैं ना m = 20, तो बस वो 20 टाइम ऑब्जेक्ट को नियर लाएगा और 20 टाइम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये आंसर हो जाता है। चलो हम टेलीस्कोप की स्टार्टिंग शुरू करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, एक एक चीज़ इसके बारे में हम समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टेलीस्कोप की बहुत से तरह के होते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में जनरली, हमारे सिलेबस में कौन सा टेलीस्कोप है, हमारे सिलेबस में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाकी टेलीस्कोप बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, एक ऐसे भी टेलीस्कोप होते हैं जिसके अंदर मिरर्स यूज होते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस का जो मेनली जो पार्ट है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, जिसके अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं और ये जो है मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि टू सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थली जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के अलग तरीके का टेलीस्कोप होता है। ठीक है, लेकिन जो मतलब दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। सेलेस्टियल मतलब हेवनली बॉडीज हो गए, जैसे प्लूटो हो गया, अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, उसके लिए जनरली हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। और यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, एक और टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये जो है जनरली अर्थली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग एडवांटेज के हिसाब से अलग अलग डिसएडवांटेज, किसी का कोई डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए कोई अलग अलग बहुत सारे टेलीस्कोप बने गए हैं। यहाँ पर ऐसे भी टेलीस्कोप हैं जिसके अंदर मिरर्स लगे होते हैं, जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो गया, कैसेग्रेन टेलीस्कोप हो गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होते हैं। वैसे हम तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्लेक्टिंग मतलब जिसके अंदर मिरर्स लगे हैं ऐसे भी टेलीस्कोप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं। अपने को सिर्फ उसी टेलीस्कोप से काम है जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। ठीक है, चलो अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पर इसका भी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके पास भी ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस लेंस होता है। यहाँ पर एक लेंस होता है जो कि होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है आईपीस लेंस से बड़ा होता है। उसके अंदर उल्टा था, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका अपर्चर और उसका डायमेंशन जो है आईपीस लेंस से बड़ा होता है। आप जनरली टेलीस्कोप देखोगे ना, कुछ इस तरह का टेलीस्कोप होता है, आपको पता होगा, इस तरह का देखोगे, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो टेलीस्कोप। तो जो ऑब्जेक्ट के पास जरूर रहेगा टेलीस्कोप, उसका जो ये अपर्चर रहेगा बड़ा रहेगा, और जो आंख के पास रहता है ना उसका जो अपर्चर स्मॉल रहता है। ठीक है, उसका रीज़न आप समझते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारा आईपीस लेंस है। जो आंख के पास जो लेंस रहता है मतलब उसका अपर्चर जो है लार्ज रहता है। यहाँ पे लिख लो लार्ज अपर्चर एंड फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो होता है अपर्चर स्मॉल होता है, स्मॉल अपर्चर एंड फोकल लेंथ। इसका नाम आईपीस इसलिए पड़ा क्योंकि आंख के पास होता है, ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस पड़ा है। अब उसकी दूसरी बात, इसका जो है मतलब हम लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का क्यों लेते हैं, तो जनरली यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं बहुत दूर होते हैं, मतलब जैसे कि हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि अर्थ के बाहर होते हैं, जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। और यहाँ पर जितना मतलब ज़्यादा ये रहेगा ना, जितना ज़्यादा इसका एरिया रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा इसका अपर्चर रहेगा, उतनी इंटेंस रे ऑफ लाइट हमको पहुँच पाएंगी। जैसे मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में मतलब इंटेंसिटी ऑफ हर डायरेक्शन में जो है रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, तो जितना बड़ा लेंस रहेगा ना उतना अच्छा क्लियर रेजोल्यूशन का हमको इमेज दिखेगा। अब रेजोल्यूशन समझने के लिए जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि 2 अलग अलग फ्लावर्स की इमेज है, एक का रेजोल्यूशन कम है, एक का रेजोल्यूशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना बड़ा हम इसका ये लेंगे ना, जितना बड़ा हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, जितना ज़्यादा अपर्चर रहेगा, उतनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर कर पाएंगी, उतनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट ये अपने अंदर एंटर करवा पाएगा, और उतनी अच्छी हाई रेजोल्यूशन की हमको इमेज दिखेगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये भी क्वेश्चन आ चुका है IIT JEE में कि हम जो इसका लार्ज अपर्चर क्यों लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लार्ज क्यों होता है,
तो यहाँ पर सिंपल आप बोल सकते हो कि उसका जो रेजोल्यूशन हो जाए वो हाई हो जाए। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस ये लार्ज फोकल लेंथ और अपर्चर का क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर जो है हायर रेजोल्यूशन ऑफ इमेज हमको मिले। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसके अंदर जाएंगी, इंटेंसिटी मतलब जितनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट जाएंगी उतनी क्लियर इमेज हमको दिखेगी, और जितनी कम जाएगी ना उतनी हमको ब्लर इमेज दिखेगी। तो हम चाहते हैं कि हमको क्लियर से क्लियर इमेज मिले, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर हो मतलब वो ज़्यादा बड़ा से बड़ा हो सके। अब बड़े से बड़े होने के बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, बहुत से डिसएडवांटेज भी होते हैं कि इसको बनाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब डिसएडवांटेज हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी तो एडवांटेज देखो कि यहाँ पर एक्चुअली में ये बड़ा इसका होता है ये लेंस, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेज ऑफ लाइट मिले और उतना ज़्यादा हमको क्लियर इमेज मिली है। ठीक है, लार्ज अपर्चर क्यों होता है, फॉर हायर रेजोल्यूशन इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हायर नंबर ऑफ रेस कैन एंटर द लेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब कि वो अपर्चर लार्ज रहेगा उतनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट उसके अंदर एंटर कर पाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आ जाते हैं कभी कभार, तो उसको आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को कि ये जो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते थे हम, ऑब्जेक्ट को जो अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर देते थे, यहाँ पे 25, 20, 30 अपने हिसाब से कहीं भी सेट करते थे। लेकिन टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे टेलीस्कोप जो होता है ना उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। आप सन मून स्टार दिखते हो वो तो इन्फिनिटी पे होते हैं ना, उसको आप थोड़ी आप बोल सकते हो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूर होता है, वो तो कितने दूर होते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जनरली इन्फिनिटी पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी। तो ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है, कि टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी से कैसे रेज ऑफ लाइट आती हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से हो तो इन्फिनिटी पे कैसे रेज ऑफ लाइट आती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर बार रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। यहाँ पर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, वो जरूरी नहीं कि हर बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इस तरह से पैरेलल भी हो सकती हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ पे मीट करती हैं। दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब पैरेलल हो तो एग्जैक्टली फोकस में मिलती हैं, लेकिन अगर आपस में पैरेलल हो तब फोकल प्लेन में मिलती हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई लेंस हो, कोई भी दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो एग्जैक्टली आके फोकस पर मिलती हैं। लेकिन अगर आपस में पैरेलल हो, अगर इस तरह से आपस में पैरेलल हो, मतलब देखो ये दोनों लाइट्स आपस में पैरेलल हैं, तो जाके मिलती हैं फोकल प्लेन पर। कहाँ मिलती हैं, फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस से पास होने वाली एक प्लेन। ठीक है, फोकस से पास होने वाली प्लेन। अगर दो मतलब रेज ऑफ लाइट जो आपस में पैरेलल हों तो घूम फिर के जाके कहाँ मिलती हैं, फोकल प्लेन पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं तो एग्जैक्टली फोकस में मिलती हैं, लेकिन अगर आपस में पैरेलल हो दो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तब कहाँ पर मिलती हैं, वो फोकल प्लेन पर मिलती हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली पैरेलल रेज ऑफ लाइट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इसकी जो इमेज होती है इसको कुछ ना कुछ तो लेंथ होता है। हमको जो टेलीस्कोप में जो है सन मून स्टार दिखता है इसको कुछ ना कुछ तो लेंथ होता है, तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ लेंथ का इमेज मिलता है। तो इस तरह से रेज ऑफ लाइट आके इस तरह से हम मीट कराते हैं, जो कि कहाँ पे मीट करता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसके एग्जैक्टली फोकस पर मिलता है। समझ रहे, ये इसका फोकल प्लेन कौन सा होता है, ये फोकस से पास करने वाला प्लेन जिसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कुछ यहाँ पे फाइनाइट इमेज बनता है। यहाँ पर बना देंगे एग्जैक्टली एकदम बहुत छोटा इमेज बन जाता है, लेकिन उतना छोटा भी इमेज नहीं बनता। हम उसको कुछ पर्टिकुलर हाइट लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पहला। और यहाँ पर ये आईपीस होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर हमने बहुत छोटा बना दिया इसको। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हमारा आँख के पास होता है, इसलिए हम इसका नाम बढ़ गया है आईपीस। तो ये बात क्लियर हो गई कि इमेज कहाँ पे बनना है, एग्जैक्टली फोकस पर बनना है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको हम एग्जैक्टली एफओ बोल सकते हैं, क्योंकि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बना है, फोकस पर, और ऑब्जेक्ट तो है इन्फिनाइट पर।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से सेटलमेंट होता है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है इमेज, और जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, और इसका फाइनली इस तरह से रेज ऑफ लाइट जाती हैं। तो एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे ऑफ लाइट इसके फोकस से, तो मतलब इस तरह से पीछे आके इस तरह से यहाँ एक वर्चुअल इमेज बना देती हैं, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप के अंदर, यही सेम कॉन्सेप्ट होता है टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या होता है आपको क्लियर हो गया। पहली बात तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी पर होता है, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है एग्जैक्टली फोकस पर बन रहा है। तो इमेज देखो पर्टिकुलर कुछ है, देखो इमेज जो है मैग्नीफाई नहीं हुआ है, आप देखोगे ध्यान से, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बहुत बड़े बड़े मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर इमेज बना है। उसके बाद क्या करता है दूसरा लेंस, इस इमेज को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो ये अपना फाइनल जो है वर्चुअल इमेज बना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने रियल इन्वर्टेड और इमेज बनाया, और आईपीएस लेंस ने इन्वर्टेड और उसको थोड़ा और मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, जिससे हमको थोड़ा और अच्छे से वो दिखने लगे। तो ये वो सिंपल सा वर्किंग होता है टेलीस्कोप के अंदर। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली फोकस पर इमेज बन रहा है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम यूई बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यूई, क्योंकि आईपीएस के नज़दीक ऑब्जेक्ट है तो यूई बन जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा। ओके, इस तरह से होता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन हमको पता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, और एग्जैक्ट बोला तो विजुअल एंगल उसको बोलते हैं, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन अल्फा क्या होता है। अच्छा, अल्फा हमने क्या डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो तो अल्फा हमने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर पे रखें, उसके बाद अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मैग्नीफिकेशन मिल सकता है उसको हमने अल्फा डिफाइन किया था। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर अल्फा क्या होगा, अब जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आप 25 सेंटीमीटर पर थोड़ी ला सकते हो इसके अंदर, बताओ पॉसिबल है कि जो चांद है आप उसको एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पर ला के उसको मैग्नीफाई करके देखो हम माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन किस तरह से देखते थे, हम बोलते थे कि d = 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हो सकता है, हमने कर लिया। उसके बाद माइक्रोस्कोप जितना मैग्नीफाई कर रहा है वो उसका मैग्नीफिकेशन है। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर हम d = 25 सेंटीमीटर पर लाना पॉसिबल नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट दूर वहीं का वहीं रहता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मैग्नीफिकेशन होता है हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमको नॉर्मल आंख से जो दिख रहा है वो दिख रहा है, टेलीस्कोप जो मैग्नीफाई कर देगा वो हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। सिंपल, नॉर्मल आंख से हमको जो छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन टेलीस्कोप जो है इसका इतना बड़ा इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा तो नहीं फॉर्म कर सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमको छोटा छोटा दिख रहा है, तो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के नज़दीक हमको इमेज ला के दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको जो है उससे थोड़ा पर्टिकुलरली बड़ा दिखता है, क्योंकि हमारा जो इमेज बन रहा है वो हमारे आँख के नज़दीक बन रहा है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो अल्फा होता है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऐसा मत लिख देना कैपिटल डी वाला कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आता है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हम d = 25 सेंटीमीटर पे लाके रखे। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो पहले उसको देखो, जितना हमको दिखे, ठीक है, फिर टेलीस्कोप जो मैग्नीफाई करके दिखाएगा वही हो जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन। तो बीटा अपॉन अल्फा, तो इसके अंदर अल्फा ये होता है, देखो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वैसे इन्फिनिटी पर है, तो ये हमारा ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो हम बोलते हैं कि अगर ये अल्फा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। देखो ये एंगल होगा, ये भी इक्वल एंड अपोजिट एंगल ही है, तो इसको यहाँ पर हम इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाइट है इसको मैं h' बोल देता हूँ। तो यहाँ पर बीटा और अल्फा निकाल लेते हैं। अच्छा, बीटा क्या होगा, बीटा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज आँख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये देखो ये हमारा हो जाएगा बीटा, ठीक है। फाइनल इमेज आँख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं वही होता है हमारा बीटा। ओके, तो अल्फा और बीटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, यहाँ पे अगर tan अल्फा लिखेंगे हम, tan अल्फा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, या तो साइन कन्वेंशन में लेकर चल सकते हो, कोई बात नहीं, तो -h'/FO हो जाएगा। यहाँ पर UO नहीं लिखना, ठीक है, VO मत लिखना, बिकॉज एग्जैक्टली हमको पता है कि फोकस पर ही है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी से इमेज फोकस पर ही बनती है। तो tan अल्फा हो जाएगा -h'/FO, ठीक है। उस हिसाब से बीटा क्या हो जाएगा,
tan बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से लिखोगे तो माइनस एच डैश अपॉन यू ई हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच डैश अपॉन यू ई। और आपको पता है कि यहाँ पे यू ई वो भी नेगेटिव होगा, बिकॉज ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट है, यहाँ पर यू ई भी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो हम बीटा अपॉन अल्फा करेंगे यहाँ पर, तो जाएगा ये तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू क्या है एच डैश अपॉन यू ई, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस एच डैश अपॉन एफ ओ, ठीक है। एच डैश एच डैश कैंसिल, हमारा आंसर आ रहा है माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। हमारा आंसर क्या आ गया माइनस मतलब एफ ओ अपॉन यू ई। तो हमारा मैग्नीफिकेशन जिसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया हमारा माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ ओ अपॉन यू ई, बिकॉज उनको पता है कि फाइनल इमेज तो वैसे भी इन्वर्टेड होने वाली है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो कि हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई। ओके, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर आता है एफ ओ। सिंपल डेरिवेशन देखो, कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा इसमें, अगर आपको डायग्राम याद रहेगा ना तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो टेलीस्कोप होगा ना उसके अंदर आपको अब इमेज कहाँ बनाना है, इमेज एक्जैक्टली एफ ओ पर बनाना है, उसका ये डिस्टेंस हुई, उसके बाद अपना फाइनल इमेज यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। डेरिवेशन भी एक नंबर का सिंपल है, एफ ओ अपॉन यू अपना मैग्नीफिकेशन आ गया। तो बस इसके अंदर हमको दो केस देखने हैं, एक तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन और एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो दो केस हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। वो दो केस इससे भी सिंपल है, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो दो केस हम देख लेते हैं, एक तो होता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन, अच्छा मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होता है, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, बताओ फाइनल इमेज कहाँ बने, डी पे कि इन्फिनिटी पे। मिनिमम मैग्नीफिकेशन मतलब दूर से दूर जितना इमेज बने वो, तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तभी हमको मिनिमम से मिनिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, जिसको हम या तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें आई जो होता है अपना रिलैक्स होता है, क्योंकि जितना दूर इमेज बनेगा उतना आई जो है उसको रिलैक्स स्टेट में देख सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ये सब कोई भी नाम पूछा सकते हैं, इसलिए बार बार जो है मैं ये सारे नाम लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, फाइनल इमेज कहाँ बनता है, फाइनल इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v जो कि आईपीएस का इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u ई इक्वल टू होता है 1/fe, ठीक है। तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी बनेगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर u ई और क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा माइनस u ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस u ई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है ना, तो 1/u ई इक्वल टू हो जाता है 1/fe, ठीक है। तो अपना जो मैग्नीफाइंग पावर आया था, मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफिकेशन वो हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई की जगह पे क्या हो जाएगा एफ ई। तो ये अपना मैग्नीफिकेशन आता है एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। ये अपना क्या है मिनिमम मैग्नीफिकेशन है। डेरिवेशन एक नंबर का सिंपल, और इसका जो ये फॉर्मूला इसको याद रख सकते हो कि एफ ओ अपॉन एफ ई आता है। उसी जगह पर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या आता है, सिंपल से केसेस जैसे हमने माइक्रोस्कोप में किया था उसी तरह से हम इसके अंदर करने वाले। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होता है, फाइनल इमेज एट डी, मतलब फाइनली जो इमेज ऑब्टेंड हो जाए वो आँख के डी डिस्टेंस पर ऑब्टेंड हो जाए, तो अपने को मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है। इस केस में अपना आँख जो होता है स्ट्रेंड होता है, इसके अलग अलग नाम क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं स्ट्रेंड आई। तो यहाँ पे क्या होता है कि v इक्वल टू हो जाता है माइनस डी, तो बस इस इक्वेशन में पुट करो v इक्वल टू माइनस डी, तो क्या हो जाएगा 1/-d माइनस प्लस 1/u ई इक्वल टू हो जाएगा 1/fe। तो 1/u ई क्या हो जाता है यहाँ से 1/u ई हो जाता है 1/fe प्लस 1/d, ठीक है, प्लस 1/d ये हो जाते हैं, ओके। तो बस इसको जो है हम इस क्वेश्चन पुट कर देंगे अपने ये वाले क्वेश्चन में f/u ई, तो f/u ई के अंदर पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है मेरा, ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। मैग्नीफिकेशन FO/u ई की वैल्यू क्या आ रही है 1/fe प्लस 1/d। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे इसका फॉर्मूला आ जा रहा है, देखो fe कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो FO/fe और आ रहा है 1 प्लस FE/d आ रहा है, ठीक है, FE/d आ रहा है, ठीक है। देखो FE हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FO/fe, FE हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर FE/d आ जाएगा, ठीक है। FE मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ ये आ रहा है।
तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या आता है, माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आता है v/u 1 + d/f आता है, यहाँ पर fe/d आता है, ये उल्टा होता है ध्यान रखना, और बाहर जो v/u आता है उसकी जगह FO/FE आ जाता है। तो इसका मिनिमम जो मैग्नीफिकेशन होता है वो FO/FE, और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है वो FO/FE 1 + FE/d होता है। क्लियर, ये दोनों बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो इसको यहाँ पर एक जगह पे लिख देता हूँ मैं, इसका जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या है बताओ, वो आता है FO/FE, और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आया वो आया FO/FE 1 + d/FE, ठीक है, 1 + d/FE नहीं, FE/d। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, हाँ ठीक है, तो 1 + FE/d आता है। मिनिमम मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा रहता है, ऑब्जेक्ट रखा रहता है इन्फिनिटी पे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है -d पे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, अच्छा इसके अंदर भी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आता है, तो इसके अंदर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, इसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो भी बोल सकते हो हम। ध्यान रखना आपको वैल्यू मैग्नीट्यूड में रखना है, तो क्या हो जाएगा FO + UE, ठीक है, तो FO + UE ये हो जाता है हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सिंपल सी बात है भाई, ये FO, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको पता है हमेशा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा हमेशा FO पर बनेगा, यहाँ पे UO का कोई काम ही नहीं है, VO UO, यहाँ पर डायरेक्टली FO को लिखो, तो FO + UE हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन आपको जैसे कि बोला नहीं हो कि कौन से मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम की मैग्नीफिकेशन, जैसे आपको वैल्यू दे दिया कुछ, ठीक है, FO वैल्यू दे दिया, FE की वैल्यू दे दिया, अब बोला मैग्नीफिकेशन ढूंढो, तो अगर कोई मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको जो है ये मैग्नीफिकेशन लिखने चलना है, ठीक है। इफ़ नॉट स्पेसिफाइड लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हो कि कौन से मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम की मैक्सिमम, तो आपको जनरली जो है मिनिमम मैग्नीफिकेशन जो कि FO/FE आपको ये लेके चलना है, कि बहुत से क्वेश्चन होता है इसमें बोला नहीं होता कि मिनिमम की बात करें मैक्सिमम, तो नॉर्मली जो होता है उसके अंदर ये इसकी बात कर रहे होते हैं M = FO/FE। और अगर जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है, जब फाइनल इमेज V जो इन्फिनिटी पे बनता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि UE जो है FE के बराबर होगा। सोचो कि फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी बनेगा तो UE किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। तो जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन वाला केस आता है तो फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होता है, इन्फिनिटी पर, उस समय UE = FE हो जाता है। तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है वो FO + FE हो जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाता है, FO + FE। बहुत जगह डायरेक्टली काम आता है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन में दे देते हैं कि इसका हमको फोकल लेंथ दे देंगे और आईपीस का फोकल लेंथ दे देंगे, तो उसके बाद मैग्नीफिकेशन पूछते हैं या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछें, जो भी पूछे उसके ऊपर से आप बता सकते हो। या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे दिया, आईपीस का फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होता कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है कि वो आईपीस का फोकल लेंथ है, तो आपको जानना होगा कि ऑब्जेक्टिव जो फोकल लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा और आईपीस का जो फोकल लेंथ होगा वो कम होगा। सिंपली इस तरह से आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में लिखवाता हूँ, आप उसको करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमको दे दिया 60 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन हमको दे दिया 50, ठीक है, ऐसा हमको बोल दिया है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे दिया 60 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन हमको दे दिया है, ठीक है ये, और बोला फाइंड FO एंड FE। तो कुछ क्वेश्चन किस तरह से प्रोसीड करोगे आप कि मैग्नीफिकेशन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप डायरेक्टली FO/FE लिखोगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी है 50, तो 50 = FO/FE। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप उस समय आपको ले लेना है FO + FE। तो ये हमको दिया है 60 = FO + FE। तो यहाँ से FE देखो यार, FO की वैल्यू आ रही है 50 FE, तो बस पुट कर दो। मैंने तो ऐसे रैंडम कोई वैल्यू ले लिया है, तो 60 = FO वैल्यू क्या आ रही है 50 × FE, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे 60 = 51 FE आ रहा है,
तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 60/51 और उसके बाद इसमें पुट कर दोगे तो आपको एफ ओ भी मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, एफ ई मिला है, एफ ओ मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली कर सकते हो। तो बस आज के लेक्चर को यहाँ पे रुकते हैं, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर होते हैं, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, तो उसको जो है हम रैपिड फायर राउंड में ले लेंगे। तो आज के लेक्चर को बस यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके डिफेक्ट होते हैं बहुत सारे, स्पेरिकल एब्रीवेशन होते हैं, तो और भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, मतलब आई के डिफेक्ट, तो इसको भी आने वाले कभी लेक्चर में हम ले लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर सकते हैं। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।